Today we'll be highlighting a topic on बीज निर्माण, oogenesis, spermatogenesis। कैसे हमारे बीज का निर्माण होता है, यानी कि कैसे हमारा ओवम बनता है, कैसे हमारा स्पर्म बनता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं एक फ़ीमेल को कंसीव करने के लिए, वो हम इस पॉइंट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले गर्भ संभव सामग्री। तो गर्भ संभव सामग्री मतलब असेंशियल मटेरियल फॉर कंसेप्शन। कंसेप्शन करने के लिए, कंसीव करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसके लिए बेसिकली आयुर्वेद में 4 फैक्टर बताए हैं। ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज। ये हमको याद रखना है। ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज। बार बार रिपीट करें, ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज। तो ऋतु क्या होती है? ऋतु बेसिकली फर्टाइल पीरियड होता है। जो अभी हमने पीछे पढ़ा ऋतुकाल, तो ऋतुकाल क्या है? 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है फीमेल कंसीव कर सके। ठीक है, तो ऋतु काल का मतलब है मतलब फर्टाइल पीरियड, ओव्यूलेटरी फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि फीमेल कंसीव कर जाएगी। नेक्स्ट इस क्षेत्र। क्षेत्र मतलब फील्ड। तो फीमेल में से फील्ड क्या है? वो है हमारा यूट्रस। ठीक है, जो हमारे एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन इम्प्लांट होगा, हमारा फीटस ग्रो करेगा, है ना। तो हमारी फील्ड कैसी होनी चाहिए? हेल्दी होनी चाहिए, क्लियर ऑफ इन्फेक्शन होना चाहिए, और वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए तैयार होनी चाहिए। तो हमारे यूट्रस एवरी मंथ लाइनिंग प्रोवाइड करता है ना, जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, म्यूकस होती है, वो सब नरिशमेंट होती है, वो सब प्रिपरेशन होती है ताकि वो हमारे फीटस को नरिश कर सके। तो क्षेत्र हमारा कैसा होना चाहिए? जिसमें हमारी हाई ब्लड वेसल्स हो, जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, जिसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, हेल्दी हो। तो पहला था हमारा ऋतु, जो हमारा फर्टाइल पीरियड था। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्र, यानी कि फील्ड, यानी कि यूट्रस। थर्ड है हमारा अंबु, यानी कि रस। अंबु का मतलब बेसिकली वाटर होता है ना, जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, फ्लूइड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रस धातु से समझेंगे कि यहाँ पे अंबु का मतलब है रस धातु, यानी कि न्यूट्रिशनल एसेंस, जो हमारे यूट्रस में फीटस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ग्रोइंग फीटस को न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो सब हमारा अंबु प्रोवाइड करेगा थ्रू मदर सर्कुलेशन। ठीक है, लास्ट है हमारा बीज। बीज तो हमारा पता ही है, फीमेल में हमारा एग एंड मेल में हमारा स्पर्म। ठीक है, तो फीमेल में ओवम एंड मेल में स्पर्म। आगे चलते हैं। तो समझ आया? ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज। ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज 4 चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक भी चीज़ नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन, कंसेप्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं। बीज एंड oogenesis। ठीक है, बीज हमें पता है कि स्त्री में आर्तव होता है, ठीक है, जिसे हम ओवम कहते हैं। मेल में शुक्र होता है, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो स्त्री में आर्तव होता है, स्त्री बीज। पुरुष में शुक्र होता है, पुरुष बीज। आगे चलते हैं। जर्म सेल। सबसे पहले हम देखेंगे oogenesis। तो oogenesis में हमारा जर्म सेल, जब हमारी कोई फीमेल जस्ट बॉर्न होती है तो उसके अंदर हमें पता है कि मिलियंस ऑफ oogonia पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे जैसे फीमेल प्यूबर्टी के टाइम पे आती है तो हमारी बॉडी हर महीने एक ओवम रिलीज़ करने लगती है। लेकिन oogonia से ओवम कैसे बनता है वो हम देखेंगे। तो oogonia हमारा सबसे पहले माइटोटिक डिवीज़न में जाएगा। oogonia का सबसे पहले होगा माइटोटिक डिवीज़न। ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न से वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होगा। फिर हमारे प्राइमरी oocyte का होगा मियोटिक डिवीज़न। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट होगा, तो हमारा oocyte से oocyte बहुत सारी स्टेजेस में जाएगा। प्राइमरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। तो मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट हुआ तो हमारा oocyte कन्वर्ट हो गया ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, जैसे जैसे हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है, कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीज़न, तो क्या होता है? सेकेंडरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte। और जब हमारा सेकेंडरी oocyte बनता है तो एक छोटी सी पोलर बॉडी भी रिलीज़ होती है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बना तो हमारा ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन हुआ यानी कि एग रिलीज़ हुआ।
एग रिलीज़ हुआ, अब दो बातें होंगी, या तो एग फर्टिलाइज होगा या एग फर्टिलाइज नहीं होगा। अगर एग हमारा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो हमारे यूट्रस का डीजनरेशन हो जाएगी, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसकी डीजनरेशन हो जाएगी विदिन 24 आवर्स, और वो हमारे मेंसेस के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो वहाँ पे हमारा सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारा फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनेगा और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर से देखते हैं, बहुत आसान तरीके से देखेंगे। ठीक है, यस, तो ये हो गया। तो सबसे पहले हमारा oogonia जो हमारा माइटोटिक डिवीज़न हुआ तो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी oocyte के बाद उसमें मियोटिक डिवीज़न हुआ, मियोटिक डिवीज़न हुआ तो ग्राफियन फॉलिकल हुआ। जैसे जैसे हमारा मियोटिक डिवीज़न ख़त्म होने पे आया तो हमारा ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी oocyte में और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनी। सेकेंडरी oocyte का हमारा ओव्यूलेशन हुआ, यानी कि ओवम का रिलीज़ हुआ। ओवम रिलीज़ हुआ तो दो बातें हुई, या तो वो फर्टिलाइज़ हुआ या वो फर्टिलाइज़ नहीं हुआ। यदि वो फर्टिलाइज़ नहीं हुआ तो वो रीजनरेट हो जाएगा, हमारी बॉडी से मेंसेस के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। और यदि वो फर्टिलाइज़ हो गया तो वो सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न में जाएगा, जहाँ पे हमारा फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनेगा और छोटी सी सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, और ये हमारी जाके यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ओवम का जो हमारा डायामीटर है वो 0.2 mm इन डायामीटर, ये हमको याद रखना है। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि ओवम का जो डायामीटर है वो हमारा कितना है, 0.2 mm। अब बात करते हैं ज़ोना पेलिसिडा। तो हमारा ज़ोना पेलिसिडा क्या होता है, ये एक थिक ट्रांसपेरेंट ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है जो हमारे ओवम को सराउंड करके रखती है। ठीक है, तो ज़ोना पेलिसिडा क्या है, अ थिक मेम्ब्रेन परसिस्ट फॉर सम टाइम आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ, हमारे ओवम के ऊपर एक थिन ट्रांसपेरेंट ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन बन गई। ठीक है, तो इसमें इसका काम क्या है, ज़ोना पेलिसिडा का काम क्या है, ये एक रिसेप्टर की तरह काम करता है जो हमारे स्पर्म को बाइंड करके रखता है। ठीक है, एक बार स्पर्म ज़ोना पेलिसिडा से आगे टच हो गया तो हमारी ज़ोना पेलिसिडा हार्डन हो जाती है और वो बाकी स्पर्म को फिर अंदर नहीं आने देती। तो ज़ोना पेलिसिडा क्या है, एक मेम्ब्रेन है, थिक मेम्ब्रेन है जो फर्टिलाइजेशन के बाद थिक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा ज़ोना पेलिसिडा के ऊपर बनती है। ठीक है, अब ये हमारा ओवम है। ठीक है, उसके बाद हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारा ज़ोना पेलिसिडा है। तो ज़ोना पेलिसिडा थिक हो जाता है जब उस पर स्पर्म आके एंटर कर जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कोरोना रेडिएटा बनता है, ये हमारा कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे सिंगल नहीं होता, 1 2 3, ये 3 स्ट्रेटा होता है इसमें सेल का, 2 से 3 होते हैं। ठीक है, तो कोरोना रेडिएटा आउटर मोस्ट लेयर होती है, 2 to 3 लेयर्स में होती है। ठीक है, और ये हमारे आउटर सरफेस मतलब आउटर मोस्ट सरफेस होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, लास्ट हमारा है यॉक ऑफ ओवम। ओवम का यॉक यानी कि इनर मोस्ट पार्ट जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। ठीक है, इन द स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट, जैसे जैसे हमारा एम्ब्रियो डेवलप होगा वैसे वैसे हमारा यॉक सैक उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यॉक का मतलब ये कि न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म विद इन द एग सेल, राइट। तो हमारा एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। आगे चलते हैं। द जर्मिनल वेसिकल और न्यूक्लियस लार्ज स्फेरिकल बॉडी कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो जर्मिनल वेसिकल या फिर न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इनर मोस्ट पार्ट होता है सेल का। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। आगे चलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी हमने oogenesis पढ़ा जहाँ पे हमारे ओवम हमारा कैसे बना वो देखा। अब हम पढ़ेंगे oogenesis जिसमें हमारा स्पर्मेटोगोनिया से कैसे हमारा स्पर्म बना वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हमारा जर्म सेल क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया भी माइटोसिस डिवीज़न हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोटिक डिवीज़न हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम के पेयर होते हैं,
46 प्लस एक्स वाई, अब ये हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 23x और 23y, ठीक है, 23y। अब इसमें क्या हुआ, हमारा सेकेंडरी म्योटिक डिवीज़न हुआ, ठीक है, इसका म्योटिक डिवीज़न, इसका म्योटिक डिवीज़न क्या हुआ, 23x 23x 23y 23y, उससे हमारा बन गया स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्मेटोगोनिया। फिर से देखेंगे एक बार, हमारा क्या था, स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस हुआ तो स्पर्मेटोसाइट बना, स्पर्मेटोसाइट का मियोटिक डिवीज़न हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न हुआ तो वो हमारा स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो गया। तो 4 हमारे छोटे छोटे स्पर्मेटिड्स बने और फिर स्पर्मेटिड्स फर्दर स्पर्मेटोजोआ बने, जिनको हम स्पर्म भी बोल देते हैं, ठीक है, ये हमको लर्न करना है। आगे चलते हैं, आगे हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो कैसे बना, प्रिमिटिव सेल पहले हमारा स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हुआ, फिर वो हमारा स्पर्मेटोजोआ में बना। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस हमारा होता, तो हमारा स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो जो स्पर्मेटिड होता है वो सिर्फ एक गोल राउंड होता है एक हमारा, ठीक है, ये सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल फेज है, ये हमारा कोई सेल डिवाइड नहीं होता बल्कि स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होता है हमारा स्पर्मेटोजोन में, ये स्पर्म में, तो स्पर्मेटिड ट्रांसफ़र होता है स्पर्म में। अब स्पर्म में क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा एक्रोमियम हेड, ये है हमारा एक्रोमियम हेड, उसके बाद एक हमारी इसमें टेल होती है, टेल होती है, ओ शिट कोई बात नहीं दोबारा बना लेंगे। तो ये हमारा है एक्रोमियन हेड, उसके बाद आती है हमारी नेक, ठीक है, जिसमें हमारे न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, उसके बाद आती है हमारा मिडल पीस, मिडल पीस एम से रिप्रेजेंट किया है, मिडल पीस में हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप बेसिक लाइन तो जानते ही होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, तो इसी तरीके से इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ स्पर्म। उसके बाद आता है हमारा टेल जो हमारी मोटिलिटी में हेल्प करता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना इज स्पर्मियोजेनेसिस। डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट इंक्लूड न्यूक्लियर कंडेंसेशन, फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोमियन सेप, एक्रोमियन सेप बन गया, न्यूक्लियर कंडेंसेशन हो गया एंड डेवलपमेंट ऑफ टेल, टेल का डेवलपमेंट हो गया। द एक्रोजोम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द गोल्गी अपरेटस, जो हमारा एक्रोजोम बना वो किससे बना, गोल्गी अपरेटस से बना। माइटोकॉन्ड्रिया बिकम कंसंट्रेटेड इनटू द शीथ ऑफ मिडल पीस, मिडल पीस में हमारा क्या हुआ, माइक्रोकॉन्ड्रिया कंसंट्रेट हो गया। सेल डू नॉट डिवाइड ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, मैंने बताया आपको कि स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे हमारा कोई सेल डिवाइड नहीं होता बल्कि हमारे सेल की ग्रोथ होती है। आगे चलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मिएशन हमारा एक लास्ट स्टेप है, जब हमारे स्पर्म डेवलप हो गया, स्पर्म बन गया, लेकिन वो अभी भी सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होता है, ठीक है, तो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होता है। तो स्पर्मिएशन में क्या होता है, स्पर्मिएशन एक वैसा मोमेंट होता है जहाँ पे हमारा स्पर्म डीअटैच हो जाता है सर्टोली सेल में से और रिलीज़ हो जाता है ल्यूमन में यानी कि टेस्टिस में, और अपनी जर्नी वहाँ से बिगिन करता है, ठीक है। तो स्पर्मिएशन की अब हम डेफिनेशन पढ़ के देखेंगे, प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस एपिथेलियम इनटू द ल्यूमेन ऑफ ट्यूबरकल, यानी कि सर्टोली सेल्स से वो किस में चला गया, टेस्टिस में, ल्यूमन में, सेमिनिफेरस एपिथेलियम से कहाँ चला गया, ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ द ट्यूबरकल में, ठीक है। अब आते हैं स्पर्म पे, ये स्पर्म का बेसिक स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो स्पर्म का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हमारा सबसे ऊपर है एक्रोमियन हेड, उसके बाद है हमारा नेक, उसके बाद है हमारा मिडल पीस और उसके बाद है हमारी टेल, ठीक है। तो हमारा हेड 2 पार्ट में डिवाइड है, एक में हमारी एक्रोजोमल कैप है जहाँ पे हमारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है जो हमारे जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट करके अंदर जाता है, ठीक है। तो एक्रोमियल कैप में एक्रोजोम होता है जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा एंजाइम होते हैं जो हमारे जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट करने में काम आते हैं, जबकि हमारी टेल जो होती है वो मोटाइल होती है यानी कि स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा हेड,
नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो हमारा हेड क्या है, कंडेंस्ड, हेड में हमारा कंडेंस्ड न्यूक्लियस है और एक्रोसोमल कैप है। एक्रोसोमल हमारा एंजाइम में रिच होता है और टेल हमारी डिवाइड है नेक, मिडिल पीस, प्रिंसिपल पीस एंड एंड पीस। ठीक है, टेल को भी 4 पार्ट में डिवाइड करे हैं। चारों पार्ट के थोड़े बहुत ही अलग अलग फंक्शन है। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा ऋतुवृत्ति काल। ऋतुवृत्ति काल क्या होता है, हमारा लास्ट स्टेज होती है, ओव्यूलेटरी फेज होता है, और जहाँ पे हमारे मेंसेस फ्लो होने से जस्ट पहले वाली स्टेज, यहाँ पे हमारा पित्त प्रधान होता है। तो ऋतुवृत्ति काल क्या होता है, यहाँ पे हमारा पित्त प्रदान होता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है, सिक्रेटरी फेज होता है, इसमें हमारा मैंने भी आगे गलत बोला, इसमें हमारा मेंसेस सिक्रीट होता है। ठीक है, आर्तव बिल्कुल आग्नेय बन जाता है। सर्विकल म्यूकस फ्रॉम द प्लग कोजेस योनि संवरण, क्लोजिंग ऑफ योनि विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ शुक्र। यहाँ पे हमारे शुक्र की एंट्री बिल्कुल प्रिवेंट हो जाती है, शुक्र की एंट्री नहीं होती, म्यूकस फ्लो होने लगता है हमारे कहाँ से, योनि से। तो ऋतुवृत्ति काल क्या है, यहाँ पे पित्त प्रदान होता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है, सिक्रेटरी फेज होता है, आर्तव आग्नेय बन जाता है, शुक्र की एंट्री नहीं होती है। ठीक है, और योनि से हमारे रक्त का स्रवण होता है, यानी कि बाहर आता है। थैंक यू।